वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय चैनल मैथमेटिक्स अब। सो इस वीडियो के अंदर हम आज जेईई मींस में आए हुए 2020 के मैथमेटिक्स के बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारा कोशिश रहेगी कि 5 क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम कर लें और इसी प्रकार से आगे भी वीडियो अगले 5 क्वेश्चंस की बनाएंगे जिससे आपको हेल्प हो सके। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको गिवन है वो है, वैसे पेपर के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 51 है और हमारा जो रहेगा वो क्वेश्चन 1 रहेगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके सामने गिवन आपको यह है कि एफ ऑफ ए प्लस बी प्लस 1 माइनस एक्स, इस चीज को आपको एफ ऑफ एक्स आप लिख सकते हैं। दिस कंडीशन आपको ये गिवन आपको कंडीशन, ठीक है, जहां पे फॉर ऑल एक्स के लिए ट्रू है ये कंडीशन, जहां पे ए बी रियल नंबर्स हैं, ए और बी रियल नंबर्स हैं। अब आपको क्या करना है, आपको वैल्यू निकालनी है, सोल्व करना है किसको, देन आपको 1/a प्लस बी इस इंटीग्रल की, जो गिवन इंटीग्रल आपके पास है ये, आपने इस इंटीग्रल की वैल्यू को इक्वल इक्वल दिखाना, मतलब ट्रांसफॉर्म करके किसी और 4 ऑप्शंस में से किसी भी एक आंसर के बराबर दिखाना। और 4 ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन में आ चुके होंगे, क्वेश्चन आपके पास आ चुका होगा, उसको देख लीजिए। आपको 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन देखना है जो इसके बराबर आ जाए। सो एक प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे इंटीग्रल की प्रॉपर्टी बेटा ये होती है कि इंटीग्रल अगर फाइनाइट बाउंड्स के अंदर कंटिन्यूअस फंक्शन कोई भी हो ऐसे, सो अगर उसको ऐसे भी लिख दिया जाए अपर और लोअर का सम माइनस एक्स डी एक्स, सो ये अगर प्रॉपर्टी आपको याद हो, इस प्रॉपर्टी के यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि अगर आप अपर और लोअर लिमिट के सम में से x को माइनस भी कर दे और लिमिट्स वही रहे तो इंटीग्रल की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी का यूज करके इस इंटीग्रल को सपोज कर लीजिए ये इंटीग्रल आपके पास आई है। क्लियर। अगेन अभी अभी आपने बोला कि इस इंटीग्रल की इस प्रॉपर्टी की हेल्प से ऐसा कुछ किया जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा, यहीं पे भी सेम ऐसे ही करेंगे। ये इंटीग्रल फिर से आई ही रहेगा, फिर से इंटीग्रल सेम ही रहेगा अगर मैं ऊपर वाली प्रॉपर्टी का यूज कर दूं। जहां जहां x है बेटा वहां पे मैं a प्लस बी माइनस एक्स लगा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो लगा लेते हैं a प्लस बी माइनस एक्स, आपने रिप्लेस किया है a प्लस बी माइनस एक्स से। क्लियर, जहां जहां x है वहां आपने उसको आपने रिप्लेस किया है a प्लस बी माइनस एक्स से। प्लस 1 माइनस एक्स, ये आपका यहाँ तक आ गया। इंटीग्रल ये अभी भी आई ही रहेगा क्योंकि फर्क नहीं पड़ा। क्लियर। अभी एक बात और, गिवन क्या था आपको, अभी हमने एक बात बोली। सो ये जो चीज है, आगे ये जो चीज है एफ एक्स के बराबर ही है, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स। सॉरी, दिस विल बी। अब कैसे करेंगे, यहां तक आपने कर चुके हैं। अब देखो गिवन कंडीशन क्या थी, a प्लस बी प्लस 1 माइनस एक्स जो है आपके पास वो एफ ऑफ एक्स के बराबर ही है। अगर इसी चीज को आप ध्यान से यहाँ पे देखें, ठीक है, यहाँ पे एक्स की जगह अगर इसी को कंडीशन को थोड़ा सा अगर मोल्ड किया जाए, a प्लस बी, यहाँ पे मैं 1 एक्स को प्लस 1 जो है ना, एक्स को 1 प्लस एक्स डाल देता हूँ दोनों साइड। सो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी खुलने पर आ जाएगा बेटा ये। सो यहाँ से आपको क्लियर होगी कि a प्लस बी माइनस एक्स जो है एफ ऑफ एक्स प्लस 1 है। ये गिवन कंडीशन की हेल्प से हमने ये चीज निकाली है, तो ये चीज बन के एफ ऑफ एक्स प्लस 1, और ये चीज तो आपको गिवन ही थी एफ ऑफ एक्स है। क्लियर, ये कंडीशन जो गिवन थी उसकी हेल्प से हमने इस चीज को ट्रांसफॉर्म कर लिया। अब ये भी आई था जो गिवन चीज थी और ये भी आई है, इसको 2 ले लेते हैं, इसको आप इक्वेशन नंबर ए ले लो। एडिंग ए एंड 2, आप क्या करो ऐड कर दो बेटा इक्वेशन नंबर ए एंड 2 को। जब ए एंड 2 को आप ऐड करेंगे
जब आप ऐड करेंगे आपके पास आई में आई ऐड हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे तो 2i बन जाएगा। यहाँ इंटीग्रल के बाहर 1 प्लस ए प्लस बी कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस बी कॉमन आ जाएगा। यहाँ से जो चीज़ आएगी, यहाँ से x है कोफिशिएंट, यहाँ से कोफिशिएंट ये है, कोफिशिएंट मर्ज हो जाएंगे। a प्लस बी माइनस एक्स में उसका कोफिशिएंट x, बाकी तो सेम ही है। ये चीज़ और ये चीज़ तो बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल है। ये एक बार ली जाएगी और उनके कोफिशिएंट्स को मैंने कॉमन ले लिया है। सो आपका इंटीग्रल जो है यहाँ तक कन्वर्ट हो गया। सो हमारे पास जो रिजल्ट मिला, हमें ये मिला 2i इज इक्वल टू 1/a प्लस बी। ये रिजल्ट आपके पास आ चुका है। इसमें x से x कैंसिल हो जाएगा। सो आपके पास आ जाएगा 2i इज इक्वल टू a प्लस बी। जो आएगा वो तो कांस्टेंट है, वो बाहर ले लें। इंटीग्रल में आ जाएगा आपका f ऑफ x प्लस 1 प्लस f ऑफ x। यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो चुका। इंटीग्रल की जो लिमिट्स हैं वो a टू b चल रही है। अब 2i, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने एक चीज देखी थी कि किसी भी क्लियर, अब किसी भी फंक्शन को हमने अभी बताया था, कोई भी फंक्शन है a टू b, उसको हम a टू b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स लिख ले तो भी फंक्शन के इंटीग्रल वैल्यू में कोई फर्क नहीं होता। उसी प्रॉपर्टी को की हेल्प से इसको अगर कन्वर्ट कर दें, कैसे कन्वर्ट कर दें, इसको अगर हम लिख लें a टू b, a टू b। अब देखो, अगर ये हमारे पास क्या आया, f ऑफ x अगर ये है, सो अगर यहाँ पे x की जगह x प्लस 1 होता तो ये हो जाता बेटा f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स प्लस 1। दोनों साइड x प्लस 1 ऐड कर देते तो भी फर्क नहीं डलता। तो इस चीज को हम ये लिख सकते हैं, इस चीज को हम ये लिख सकते हैं, लिखते हैं इसको क्या, ये ट्रांसफॉर्म होके क्या हो जाएगा, ये चीज आ जाएगी a प्लस बी प्लस 1 माइनस एक्स, और साथ में f ऑफ एक्स तो पड़ा ही है। अब ये हमारे पास रिजल्ट आ चुका है, क्लियर। अब उसके बाद क्या करना है आपने, यहाँ देखो ये जो गिवन रिजल्ट है उससे अगर इसको मैच करें तो बिल्कुल सेम। ये कहता है कि ये चीज़ एफ ऑफ एक्स आगे, इसकी हेल्प से इसको एफ ऑफ एक्स लिखा जा सकता है। सो 2i आपके पास आ गया a से b इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ हम इसको 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स भी लिख सकते हैं। 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स करेंगे, सो 2i इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्लियर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बट जो क्वेश्चन आपको दे रखा है उसके अंदर आपके पास इंटीग्रेशन की जो इंटीग्रेशन जो हो रही है वो वेरिएबल t पे हो रही है सॉल्यूशंस के हिसाब से, जिसके अंदर आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे, या तो x पे है, उन्होंने बोला है f ऑफ x इंटीग्रेशन, यहाँ पे a प्लस 1 b प्लस 1 है, वो तो आया नहीं हमारे पास। उसके बाद एफ एक्स के लिए यहाँ पे a माइनस 1 b माइनस 1, वो भी नहीं आया। तो दोनों आंसर तो हो नहीं सकते, ए भी हो नहीं सकता। सी के अंदर अगर x प्लस 1 में कन्वर्ट किया जाए, रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, लेट x को t प्लस 1 डाल दो, x को कुछ t प्लस 1, क्योंकि पहले तो ऑप्शन तो कैंसिल हो चुके हैं तो t प्लस 1 वाले पे जाएंगे, ठीक है। जैसे ही x a को अप्रोच कर रहा था, सो t कहाँ अप्रोच करेगा, t अप्रोच करेगा a, देखो a 1 उधर आ जाएगा -1, सो t की जो अप्रोच होगी वो a -1 पे होगी। सिमिलरली जैसे ही आपका x b पे अप्रोच करेगा, आपका t अप्रोच करेगा b -1 पे, जो t है हमारा b -1 पे जाएगा। सो इंटीग्रेशन जब आप t प्लस 1 में चेंज करेंगे, आपकी लिमिट्स हो जाएगी a -1 से i की जो वैल्यू आ जाएगी f ऑफ t प्लस 1 dt, यहाँ पे हो जाएगा a -1 और यहाँ हो जाएगा b -1, और इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा। सो क्वेश्चन 2 जो आपके पास है, इट सेज एक फंक्शन है बेटा आपके पास जो कि -7 से 0 क्लोज इंटरवल के अंदर
वो उसकी डोमेन है और रेंज इसकी पूरी रियल्स है। रियल्स तक का फंक्शन जा रहा है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है जो कि क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है ओपन -7 से 0 पे। और गिवन क्या है हमारे पास, f ऑफ -7, -7 पे उसकी वैल्यू -3 है एंड f डैश x आपको गिवन है लेस देन इक्वल टू 2। इसका मतलब फॉर ऑल जितने भी x आपके पास आ रहे हैं 0 से 7, -7 से 0 के बीच में आपके जितने भी x आ रहे हैं उन सब के लिए आपका फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 2। अब आपको निकालना है कि यू हैव टू फाइंड आउट f ऑफ -1 प्लस f ऑफ 0 किस इंटरवल में लाई कर रहा है। आपको पता करना है कि आपका जो सोल्यूशन है वो कौन से इंटरवल के अंदर लाई करेगा। ऑप्शन आपके पास 4 हैं। उसके बाद इसमें आपने करना है क्या, सबसे पहले डेरिवेटिव आपको गिवन है, डेरिवेटिव f डैश x जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 है। सो आप इंटीग्रेट कर दो बहुत सारे, इंटीग्रेट करने पर आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे f ऑफ x आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 2x प्लस c। सिंपल इंटीग्रेशन करिए। आप जो गिवन कंडीशन है उनकी हेल्प लेंगे। हमारे दो चीज़ें और भी दे रखी थी इसके अंदर, हमें दो चीज़ें जो दे रखी थी वो हमारे पास ये थी कि f ऑफ x की वैल्यू -7 पे -3 थी f। सो इसका यूज़ कर लेते हैं। क्या गिवन है हमारे पास, f की वैल्यू x -7 पे अगर -7 डाल दिया जाए, सो जो f -7 की वैल्यू है वो -3 है, तो -3 आ जाएगा f -7 की वैल्यू। इस वो तो चला जाएगा 11 इज लेस देन इक्वल टू c। सो जो c है आपका 11 से बड़ा है। सो आपका जो फंक्शन बनाया था आपने ये, उसमें कांस्टेंट आपको मिल चुका है। इसमें कांस्टेंट की वैल्यू डालने पर आपका क्या बन जाएगा फंक्शन, f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 11। सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने इस कांस्टेंट की वैल्यू इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट में हमें क्या दे रखा है, उसके बाद हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है f ऑफ -1। f ऑफ -1 डालेंगे तो याद आएगा लेस देन इक्वल टू 2 1 प्लस 11 लेस देन इक्वल टू 13। f ऑफ 0 भी चाहिए हमें इनका सम चाहिए। सो f ऑफ -1 प्लस f ऑफ 0 इज लेस देन इक्वल टू 13 प्लस 11। जब आप इसको ऐड करेंगे आपको आज मिल जाएगा, यहाँ पे गड़बड़ हुई कुछ, ये -1। सो ये -1 है, इसकी हेल्प से ये आ जाएगा नानी। और सो ये लेस देन आ जाएगा बेटा आपका 20। सो इसके हिसाब से जो ऑप्शन आपका सही रहेगा वो ऑप्शन रहेगा आपका बी। सो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 53 जो हमें पेपर के अंदर आया था वो ये था, if the distance between the foci of an ellipse is 6 and the distance between its directrices is 12 then the length of the latest rectangle। सो आपको थोड़ा सा आइडिया अगर एलिप्स का दे दूँ, एलिप्स अगर कंसीडर करें आप, जो उसके फोकस होते हैं बेटा वो होता है -AE,0 और दूसरा जो पॉजिटिव फोकस रहता है वो AE,0 रहता है। और जो इसके डायरेक्ट्रिसेस रहते हैं जो डायरेक्ट्रिसेस रहते हैं वो रहते हैं -AE A/E क्लियर, x इज इक्वल्स टू और x इज इक्वल्स टू प्लस A/E रहता है क्लियर। ओरिजिन, ये ओरिजिन वाला एलिप्स हम बना रहे हैं जिसका जो सेंटर है वो ओरिजिन है, स्टैंडर्ड है। उसके बाद तो इसी हेल्प से अगर हम देखें दो फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 2AE होगा, और ऐसे ही दोनों डायरेक्ट्रिसेस के बीच का जो डिफरेंस होगा 2A/E होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही लेना ना। अगर यहाँ से A/E डिस्टेंस है, यहाँ से A/E डिस्टेंस है तो टोटल 2A/E होगा। और ये ऐसे ही फोकस अगर एक -A/E पे है और एक +AE पे है तो उनके बीच का डिस्टेंस 2AE होगा। अब गिवन क्या है हमारे पास, गिवन ये है डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई। सो उनके फोकाइज के बीच का डिस्टेंस जो गिवन है 2AE वो हमें 6 गिवन है। तो यहाँ से AE की वैल्यू आ गई 3।
और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस दैट इज 2a/e जो गिवन है वो 12 गिवन है। तो यहाँ से a/e आ गया वो 6 आ गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, सो ए स्क्वायर जो आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 18। और एक इक्वेशन और होती है एलिप्स के लिए जो यूज होती है, ई जो होता है एलिप्स के लिए बेटा वो लेस देन 1 रहता है, ये याद रखना है आपने। और इसी हेल्प से बी स्क्वायर की जो इक्वेशन रहेगी वो ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर रहेगी। क्लियर? हमने ए स्क्वायर हमारे पास आ चुका है, ठीक। अब उससे हम ए की वैल्यू ढूंढ लेंगे, क्योंकि हमें लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ निकालनी है, और लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ होती है वो होती है 2b² ए। सो हमने 2b² ए तक जाना है। सो बी स्क्वायर हमें चाहिए होगा, उसको निकाल रहे हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू 18 है। अगर इसको ओपन कर दें, पहले ए स्क्वायर अंदर दे दें, इसको ऐसे लिख सकते हैं। सो ए स्क्वायर की वैल्यू 18 एंड ए ई की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और ये 9 हो जाएगा। सो बी स्क्वायर विल बी 9, बी स्क्वायर आपके पास 9 आ चुका। सो लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ हो गई जो बी स्क्वायर आपका निकला है 9/ए। और ए जो आएगा बेटा वो आएगा अंडर द रूट 18। अंडर द रूट 18 को आप 3√2 भी लिख सकते हो। तो 3√2 इसको लिख लें तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 पर। क्लियर? तो दिस विल बी 6/√2। रैशनलाइजेशन करने के बाद जो आंसर आपका रहेगा 3/√2 रहेगा, जो कि है ऑप्शन नंबर अगेन बी। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, इट सेज, उसमें ये कह रहे हैं एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स। एक अनबायस्ड कॉइन है जिसको 5 बारी हम टॉस करेंगे। सपोज दैट अ वेरिएबल एक्स इज असाइंड द वैल्यू के। और जो आपकी प्रोबेबिलिटी निकलेंगी, कैसे आपको प्रोबेबिलिटी किस पे निकालनी है, कंसेक्टिव हेड्स के ऊपर निकालनी है कि आप जब 5 बारी कॉइन्स को फेंकेंगे तो कंसेक्टिव हेड्स कितने आएंगे, लगातार हेड्स कितने आएंगे। हो सकता है कि कोई भी हेड लगातार ना आए, मतलब कोई हेड ही ना आए, टेल ही आ गए सारे के सारे, कोई भी हेड कंटिन्यूसली तो हुआ नहीं, कंसेक्टिव हुआ ही नहीं। फिर हो सकता है कि एक हेड कंसेक्टिव आ जाए। क्लियर? कि मतलब 5 जो हम फेंक रहे हैं कॉइन्स, उनमें से जो भी हेड टेल कॉम्बिनेशंस बने, उसमें जो हेड है उसके साथ दूसरा हेड ना आ जाए, एक ही बार कंसेक्टिव ना हो वो। फिर दूसरे केस में रहेगा कि 2 हेड्स कंसेक्टिव हो जाए। तीसरे में रहेगा कि 3 हेड्स कंसेक्टिव लगातार आ जाए, हेड हेड हेड। ऐसे कितने केसेस हैं, उन सबकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और हर एक प्रोबेबिलिटी को रैंडम वेरिएबल के असाइन किया गया है, और वो ऐसे डिसाइड किया गया है कि जब सक्सेसिव आपके कंसेक्टिव हेड्स जो हैं वो 3, 4 या 5 आ जाएं लगातार, तो आपने उसको के की वैल्यू 3, 4, 5 असाइन करनी है, अदरवाइज आपने उसको -1 देनी है। और इसकी हेल्प से आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स को ढूंढना है। सो रैंडम वेरिएबल है एक्स, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू को काउंट करना है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब केस क्या है कि आपने बेसिकली 5 टाइम्स फेंकना है कॉइन को, टॉस करने पर। तो नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे पहले तो ये देख लेते हैं। नंबर ऑफ केसेस जो रहेंगे बेटा 2 की पावर n रहेंगे, दैट इज आपके पास 32 केसेस रहेंगे। क्लियर? अब आपका रैंडम वेरिएबल जो चल रहा है, आपने काम किसके ऊपर करना है, प्रोबेबिलिटी जो निकालनी वो निकालनी है कंसेक्टिव नंबर ऑफ हेड्स के ऊपर। सो केस 1 तो ये रहेगा, केस 1 रहेगा कि नो कंसेक्टिव हेड, आपके पास कोई भी हेड लगातार नहीं आया। सो इसका मतलब क्या है कि 5 के 5 जो कॉइन्स हैं उन सब पे टेल ही आ गया। और ऐसा कब पॉसिबल है, जब सब पे टेल हो गया है ना, और जितने भी 32 केसेस हैं उसमें से ये एक ही केस होगा। सो 1/32 प्रोबेबिलिटी रहेगी इस इवेंट की। केस 2 क्या कह रहा है हमारे पास, केस 2 कहता है कि 1 कंसेक्यूटिव हेड्स हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि हेड ही एक आए, हेड एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकते हैं, ठीक है। बट ये है कि जो कंटिन्यूज ना हो, लगातार ना हो। मतलब अगर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अगर 4 हेड आ गए तो कोई ना कोई 2 हेड इकट्ठे आएंगे ही आएंगे, ऐसे तो स्पेस पे बनेगी नहीं ना। अगर मान लो उसमें 4 हेड आ रहे हैं तो कैसे उसको 5 पोजीशंस पे अरेंज करोगे, तो ये तो इकट्ठे आ गए ना। हमें तो ऐसा चाहिए जिसके अंदर हेड जो है वो कंसेक्टिव, कितने कंसेक्टिव हो, हेड सिर्फ एक ही कंसेक्टिव हो, मतलब वो जुड़ नहीं सकते। तो इसके अंदर जो केसेस बनेंगे उसको बनाने की कोशिश करते हैं। इसके जो केसेस रहेंगे आपके स्टार्ट होंगे, पहले तो आप काम करो, पहले जब हेड 1 है इसके अंदर ही चलेगा, एक ही हेड आ रहा है,
ओके, इसको करोगी 5 है ना, सो एक और रहेगा। सो टेल, फिर हेड, टेल टेल टेल, देन टेल टेल हेड, टेल टेल, देन टेल 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 हेड टेल एंड इसके अंदर ही ये तब कर रहे हैं हम कि हेड ही एक आया। वो तो बात की बात है कि कंसेक्टिव हो या ना हो, पर आया ही एक रहा है तो अपने आप में तो कंसेक्टिव एक ही हेड आएगा ना, लगातार तो एक ही हेड आ पाएगा। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं कि दो हेड्स आ रहे हैं कि 5 कॉइन्स को टॉस करने पर दो जगहों पे हेड्स आ रहा है, बट वो कंसेक्टिव ना हो। काम फिर से वही चल रहा है, कंसेक्टिव सिर्फ एक ही रहे, लगातार दो दो नहीं आ सकते। क्लियर। सो हेड टेल, हेड टेल टेल। अब हमने क्या किया है कि दो हेड्स तो आ रहे हैं बट वो लगातार नहीं आ रहे। यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, हेड टेल 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 हेड, एंड लास्ट आ जाएगा इसके अंदर टेल हेड टेल हेड टेल। और एक दो टेल हेड, टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, और लास्ट जो इसके अंदर आ जाएगा उसमें ये आ जाएगा। देखो ये हमने सारे केसेस लिख दिए जिसके अंदर दो हेड्स आ रहे हैं बट वो इकट्ठे नहीं आ रहे, क्योंकि हमने बोला गया है कि कंसेक्टिव में सिर्फ एक ही रहे। लास्ट में ये सोचते हैं कि 3 जगहों पे हेड आ जाए, बट फिर भी वो इकट्ठे नहीं आ रहे, साइमल्टेनियसली नहीं आ रहे। केस 2 हो गया। इसके अंदर केसेस अगर काउंट करोगे तो 4 6 7 8 9 10 11 12, सो प्रोबेबिलिटी रहेगी 12/32। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है इसका, केस 3। केस 3 में हमें क्या कह रहे हैं कि 2 कंसेक्यूटिव हेड्स मिल जाए, 2 कंसेक्यूटिव हेड्स हमें मिल जाए। 2 कंसेक्यूटिव हेड्स का क्या मतलब है कि दो जो हेड्स हो ना, आए चाहे जितने मर्जी, ठीक है। अब दो कंसेक्यूटिव हेड्स है, कम से कम दो हेड्स तो आएंगे तभी तो जुड़ेंगे वो। अगर हेड ही एक आ रहा है तो कंसेक्यूटिव दो कैसे हो सकेगी। सो स्टार्टिंग जो होगी वो दो हेड्स से होगी, हेड हेड, बाकी सब टेल हो जाए। हम पहले एक केस ले लेते कि हेड ही दो आ रहे हैं और वो इकट्ठे हैं। ठीक है, इसमें हमने पहले तो ये बना लिए वो सारे हेड जिसके अंदर दो हेड आ रहे हैं। अब हम वो केसेस लिखेंगे जिसके अंदर हेड तो 3 आ रहे हैं बट लगातार सिर्फ दो ही हैं, क्योंकि दो ही लगातार चाहिए, दो से ज्यादा नहीं। आज टोटल 3 हेड रहे हैं बट लगातार जो है हमारे पास हेड 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 टेल। जैसे यहाँ पे देखो 3 हेड्स तो आ रहे हैं, ठीक है, 3 हेड्स आ रहे हैं बट कंटिन्यूस लगातार तो सिर्फ दो ही है ना। वही केसेस हमने उठाने हैं जिसके अंदर लगातार जो है हमारे पास दो ही है। उसके बाद टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास हेड टेल टेल टेल, टेल हेड हेड टेल हेड। उसके बाद हेड टेल टेल हेड हेड टेल, देन हेड टेल हेड, देन टेल हेड टेल हेड, एंड लास्ट हेड। हम लास्ट के अंदर वो भी ले लेंगे केस जिसके अंदर हमारे पास 4 हेड आ रहे हैं बट साइमल्टेनियसली दो ही हो, कंसेक्टिव दो ही हो। अब ये देखो, जैसे इसके अंदर देखो 3 वाले सारे केसेस हमने खत्म कर लिए कि 3 हेड आ रहे थे, 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 बट जो कंटिन्यूस हैं वो सिर्फ दो ही हैं, लगातार आने वाले दो ही हैं। यहाँ पे भी दो ही हैं और यहाँ पे देखो दो ही हैं बट टोटल 4 हेड आए थे, बट पेयरिंग जो है दो दो की, कंसेक्टिव में दो ही रहे। सो टोटल केसेस जो रहेंगे क्या, सो ये प्रोबेबिलिटी 1/32। लास्ट में केस जो 4 आएगा हमारे पास वो क्या कहता है कि 3 कंसेक्यूटिव हेड्स हो जाएं, 3 कंसेक्यूटिव हेड्स हो जाएं। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, मतलब 3 हेड्स तो कम से कम चलाएंगे ही चलाएंगे, 3 हेड्स तो चलाएंगे चलाएंगे। क्या हो सकता है, हेड 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 टेल टेल, फिर टेल हेड 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 टेल, टेल टेल हेड हेड हेड, ठीक है। फिर हम स्टार्टिंग उससे कर सकते हैं,
पहले टेल से लास्ट हमारे पास क्या आ सकता है, 1 2 3 केसेस हमारे पास होंगे। उसके बाद हाँ ये हो सकता है कि 4 हेड आ रहे हैं, हेड 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 टेल हेड, बट कंटिन्यूस तो अभी भी लगातार जो आ रहे हैं वो तो अभी भी 3 ही आ रहे हैं, ठीक है। और लास्ट क्या हो सकता है, लास्ट में ये हो सकता है कि हेड टेल हेड हेड हेड, कि टोटल तो 4 हेड आ रहे हैं बट कंटिन्यू देखो जितने भी पेयर मैंने बनाए हैं उन सब के अंदर कंसेक्यूटिव जो हेड्स हैं वो सिर्फ 3 ही हैं और वही लेने थे हमें। सो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5, सो प्रोबेबिलिटी होगी 5/32। तो इसकी प्रोबेबिलिटी रही 5/, सो जितनी हमने प्रोबेबिलिटी अभी तक निकाल ली थी वो हमने ऊपर लिख ली है। उसके बाद केस जो फिफ्थ था उसमें था कि 4 कंसेक्यूटिव हेड्स आ जाए। 4 कंसेक्यूटिव हेड्स का क्या मतलब है कि 5 पोजीशन में 4 हेड तो कम से कम आए और चारों के चारों लगातार हो। तो क्या हो सकता है, पहला तो हो सकता है हेड 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 एंड टेल, क्लियर। 5 नहीं लेने, 5 ले लिए तो फिर 5 के 5 लगातार हो जाएंगे, वो तो लेना ही नहीं, क्लियर। फिर उसको टेल पहले कर देते हैं। तो ये आपके 2 केसेस रहेंगे और प्रोबेबिलिटी रहेगा इस इवेंट की जो रहेगी 2/32 रहेगी। और ऐसे ही जो फिफ्थ पार्ट है केस सिक्स बेसिकली, क्योंकि 0 से स्टार्ट है ना, तो 6 के लिए 5 कंसेक्यूटिव हेड्स आ जाए, मतलब तीनों की पांचों के पांचों पोजीशन पे हेड ही हो, मतलब हेड 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 हेड। इसमें तो कॉम्बिन एक ही तरीके से हो सकता है अरेंजमेंट। सो 1/32 अरेंजमेंट ये रहेगी। सो ये प्रोबेबिलिटी आपने सारे इवेंट्स के आपने लिख ली। अब क्वेश्चन में आपको क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में आपको ये कह रहे हैं यू हैव टू फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। ये जो रैंडम वेरिएबल जिस पे आप काम करें उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होगी उसका जो फॉर्मूला होता है समेशन के एक्स के होता है। के एक्स के का मतलब क्या है, मान लो इसको आप ऐसे लिख लो, क्लियर। सो ये प्रोबेबिलिटी अपना जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है वो ऐसे निकलेगी। आपको हर एक के जो आपको असाइन किया है वो रेंट जो भी उसकी प्रोबेबिलिटी है उनसे मल्टीप्लाई करके और सबका समेशन लेना है। इसका मतलब जो आपका के कहाँ तक जा रहा है, आपका 0 से लेकर 5 तक हमारा जा रहा है, क्लियर। अब के की वैल्यू क्या करेंगे, उन्होंने बोला है के की वैल्यू 3 4 और 5 लेनी है जब आप लास्ट के 3 केसेस पे काम करेंगे। अदरवाइज मतलब जब आपके पास 3 कंसेक्टिव हेड्स, 4 कंसेक्टिव हेड्स और 5 कंसेक्टिव हेड्स वाले जो प्रोबेबिलिटीज निकली हैं उन सबको इन केस से मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी जो प्रोबेबिलिटीज निकली हैं जहाँ पे 0 कंसेक्टिव हेड 1 और 2 कंसेक्टिव हेड आए हैं उन सब के लिए के की वैल्यू -1 है, के की वैल्यू -1 है। अदरवाइज अब हमें पता है जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होती है उसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ, मतलब हर एक प्रोबेबिलिटी को उसके के से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। सो पहली प्रोबेबिलिटी थी 1/32 जहाँ पे था कि 0 कंसेक्टिव है उसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली सेकंड प्रोबेबिलिटी को भी -1, क्योंकि इन सब के लिए उन्होंने बोला है कि ए की वैल्यू -1 लेनी है। और उन्होंने बोला जब 3 4 और 5 है उन सबको के की वैल्यू 3 4 5 देनी है और 3 से मल्टीप्लाई करना है इस प्रोबेबिलिटी को, फिर 4 से मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी को और लास्ट वाली को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है। इसको सोल्व करने पर माइनस 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 11 -1 ओके ये 12 था, यहाँ गड़बड़ होगी, दिस वॉज 12। सो -12 एंड -11 प्लस 3 5 15, ये 8 और ये 5 होल ओवर जो चलेगा वो हमारे पास 32 होगा। तो ऐड करने पर 15 5 20 28 और ये माइनस को 24 हो जाएगा। सो दिस विल बी -24 प्लस 28/32। सो दिस विल बी 4/32 और जो आंसर रहेगा आपका 1/8 रहेगा। सो आंसर जो था होगा आपका इसका 1/। सो इस वीडियो की लास्ट क्वेश्चन दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, जो कि क्या कहता है, इट सेज 5 numbers are in AP whose sum is 25 and product is 2520। 5 नंबर AP के अंदर है जिनका सम 25 है एंड प्रोडक्ट 2520 है। उसके बाद इफ वन ऑफ दिस नंबर्स, और उस AP के अंदर जो 5 नंबर्स, जो बेसिकली जिन 5 नंबर्स की हम बात करें उनमें से जो एक नंबर है वो -1/2 भी है, आपने पता करना है। देन द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग्स देम, उस AP का बेसिकली 5 नंबर जो आपने ढूंढने हैं AP के, उनमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो क्या होगा।
अब जब भी आपको 5 नंबर और नंबर ऑफ टर्म्स की अगर बात करी गई हो एपी में, तो आपने किस तरीके से लेना है वो आपको समझना होगा। 5 टर्म्स जो एपी में होंगी, 5 टर्म्स जब भी आपको एपी में लेनी है, सो आपने कैसे स्टार्ट करना है, आपने जो टर्म्स लेनी वही लेनी है a माइनस 2d। मान लो एपी की जो फर्स्ट टर्म a है, a को फर्स्ट टर्म और d को डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस अगर सपोज कर लें, सो जो फर्स्ट टर्म रहेगी a माइनस डी, सेकेंड रहेगी a माइनस 2d, सेकेंड रहेगी a माइनस डी, थर्ड टर्म जो हमारी रहेगी वो a रहेगी, फिर फोर्थ टर्म a प्लस डी, फिफ्थ टर्म a प्लस 2d। आपने जान के ऐसी टर्म्स को कंसीडर करना है। क्लियरली आप देख सकते हो हर एक टर्म के अंदर जो है डी का गैप है, डी डिफरेंस का गैप है, तो क्लियरली एपी में तो है ही है। अब गिवन क्या है, इनका सम 25 है। सम अगर 25 है तो इनका सम लगा दें। सो a प्लस a माइनस 2d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 2d, इन सब का जो सम है वो हमारे पास 25 गिवन। ए 5 टाइम्स a जो है वो 25 आ गया, क्योंकि d से सारे d कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 2d से प्लस डी कैंसिल, माइनस डी से प्लस डी कैंसिल, सो a की वैल्यू जो है यहाँ से 5 आ जाएगी। अब गिवन क्या है, आपको प्रोडक्ट भी गिवन है इस नंबर्स का, सो प्रोडक्ट भी लगा देते हैं। a माइनस 2d प्रोडक्ट लगाएंगे a माइनस डी के साथ, सबका प्रोडक्ट लगा दो। सो प्रोडक्ट जो आ रहा है वो हमारे को गिवन है 2। जो प्रोडक्ट गिवन है दैट इज, प्रोडक्ट गिवन है 2520। सो फर्स्ट और लास्ट टर्म में a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दें। और सिमिलरली इस वाली टर्म के अंदर भी सेकंड और थर्ड में, फोर्थ में भी, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जो ए है वो एज इट इज रहने दीजिए, ये आएगा 2520। क्लियर। अब ए की वैल्यू आप 5 पीछे से निकाल चुके हो, तो उस ए को यूज कर लेंगे इसके अंदर, यहाँ डालेंगे तो 25 माइनस 4d स्क्वायर रह जाएगा, और दिस विल बी 25 माइनस डी स्क्वायर, और दिस इज 5 इज इक्वल्स टू 2520। इस 5 से इसको कैंसिल कर देंगे, यू विल गेट 504। क्लियर। और इनको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास आएगा 625 माइनस 25d स्क्वायर माइनस 100d स्क्वायर, and this will be plus 4d4 is equals to 504। so आप इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। 4d4 माइनस 125d स्क्वायर, और उसको इधर ले आएंगे, उसको इधर लाने पर आपके पास जो आएगा वो आएगा 121 प्लस 121 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। ठीक है। सो 4। ठीक, अब देखो, सो आपको इसकी स्प्लिटिंग करनी है। 4d4 इसको हम लिख सकते हैं माइनस 121d स्क्वायर माइनस 4d स्क्वायर प्लस 121 इज इक्वल टू 0। ये आपकी स्प्लिटिंग होगी। स्प्लिटिंग लेने के साथ आपको इसको कॉमन ले लेना है। यहाँ से हम देखें, यहाँ से डी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। डी स्क्वायर कॉमन लेने पर यहाँ से आ जाएगा 4d स्क्वायर माइनस 121, और यहाँ से भी 1 कॉमन ले लेते हैं, सो वो 4d स्क्वायर माइनस 121 आ जाएगा। सो आपके जो दो फैक्टर्स आए, जो दो फैक्टर्स आपके पास आए हैं वो क्या है, डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू 4d स्क्वायर माइनस 121 इज इक्वल टू 0। सो डी की वैल्यू यहाँ से तो आएगी प्लस माइनस 1, यहाँ से डी की जो वैल्यू आएगी, डी की वैल्यू जो आ रही है प्लस माइनस 11/2 आ रही है। और क्लियरली उन्होंने बोला है -1/2 जो एपी हमने बनानी है उसके अंदर -1/2 भी एक टर्म है। सो -1/2 अगर एक टर्म है तो डिफरेंस दोनों यूज कर सकते हो, ये भी और ये भी। इसको डालने से, क्योंकि हमने टर्म्स को क्या सपोज किया हुआ है, टर्म्स जो हमारी थी बेटा वो थी हमारे पास, ये जो हमने एपी की टर्म्स बनाई है वो ये है, ये टर्म्स थी हमारी एपी की। अब जब माइनस प्लस माइनस 1 यूज करेंगे, डी डाल लेंगे, तो फ्रैक्शनल टर्म तो आएगी नहीं, फ्रैक्शनल टर्म आएगी नहीं, फ्रैक्शनल टर्म तो इससे आ सकती है, इस डी को यूज करने से फ्रैक्शनल टर्म आ सकती है हमारे एपी के अंदर। और इसमें से भी हमें मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, उन्होंने बोलिया है कि चलो मान लेते हैं कि डी जो है हमने ये वाला यूज करना है, बट प्लस का लें या माइनस का लें, उन्होंने बोला मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है। मैक्सिमम वैल्यू ढूंढने के लिए डी को प्लस का 11/2 ले लो, और मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू को ढूंढने के लिए डी को यहाँ डाल दो। जो मैक्सिमम टर्म आएगी एट डी इज इक्वल टू 11/2, जो वैल्यू आएगी आपकी टर्म की
5 था, ए की वैल्यू 5 थी, 2 टाइम्स डी की वैल्यू 11/2 आई है। सो जो आपकी सबसे बड़ी टर्म आएगी वो आएगी बेटा 16। सो 16 जो है आपका इसका आंसर रहेगा जो कि है ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसमें रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को कोशिश करेंगे करने की। थैंक यू।